हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि यूपीपीसीएस के लिए ये स्पेशल लेक्चर्स चल रहे हैं, स्पेशल सीरीज़ है जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को कवर किया जा रहा है। आपके पेपर 4 जीएस मेंस का ये नया पार्ट ऐड हुआ है। अब सबसे पहले बता दूं कि ये आपका लास्ट लेक्चर है एथिक्स से रिलेटेड, और ये लास्ट लेक्चर लेसन 15 करप्शन के ऊपर है। तो करप्शन क्या है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन कंट्रोल करता है, कौन से लॉज बने हैं हमारे कंट्री में, ये सब बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। करप्शन के ऊपर मतलब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। इवन अगर इन फ्यूचर आप करने की भी सोचेंगे तो आपके पास एक बैक हैंड पे सब कुछ रहेगा, नॉलेज रहेगा एटलीस्ट कि क्या करना है हमको। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये सारी चीज़ करने के लिए, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी जॉब करिएगा, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट ऑडियंस की अगर बात करूँ मैं कि कौन कौन इसको देख सकता है, सबसे पहले वो जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि उनके सिलेबस में ये पार्ट मेंशन है कि नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर में उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी ज़रूरत तो पड़नी ही वाली है। तो बाद में जाके पढ़ोगे, इससे बढ़िया अभी पढ़ लो आप सब लोग। और टारगेट ऑडियंस के अलावा भी जो बिल्कुल भुक्तभोगी लोग हैं, जो कि इस करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी करप्शंस होते हैं उनके चैलेंजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कैसे उसको अप्रोच करें, क्या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इससे रिलेटेड अपने इंडिया में, उन सब के बारे में ये बिल्कुल डिटेल से चर्चा करी जाएगी आज। बाद में बिल्कुल छोटा सा 2 और टॉपिक इसमें ऐड है, एक है ई गवर्नमेंट है और एक है ई गवर्नेंस। दोनों में क्या अंतर होता है, एक बार पॉज करके वीडियो खुद ही डिफिनीशन बनाने की सोच लो आप लोग। अगर बना पाते हो तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेहतर हो जाएगी इस लेक्चर के बाद। और जिनको नहीं भी पता है तो थोड़ा वेट करो, बिल्कुल लास्ट तक आते आते ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी पेड ग्रुप अभी चल रहा है उसमें काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, लेकिन फिर भी जो अभी भी उसके आंसर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रेगुलर उसमें क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ और रेगुलर उसमें आंसर राइटिंग होती है। तो उससे रिलेटेड कोई भी इंसान इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है अगर, और अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहता है, तो ज़रूर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा जो आज का टॉपिक है करप्शन, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि करप्शन क्या होता है, एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन देंगे जिससे कि हमको पता चल जाएगी करप्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम धीरे से उसके वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेट करके देखेंगे, फिर उसमें कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे और फिर अलग अलग डायमेंशंस को रिलेट करके देखेंगे कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन होता है इस पर कौन कौन कंट्रोल करता है। तो हम पाएंगे कि इस पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी होता है, इस पर जुडिशरी कंट्रोल भी होता है। मतलब कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है उस पर लेजिस्लेचर भी अपना दावा ठोक सकता है और जुडिशरी भी अपना दावा ठोक सकता है। कैसे और क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे भी, साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्ट्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये जो 2 टॉपिक मैंने बताया, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शांति से बैठिए, इत्मीनान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले एक ब्रॉड डिफिनीशन करप्शन की। करप्शन होता क्या है? तो करप्शन जो है एक ऐसा डेलिबरेट और इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन है अपने पोजीशन का, जिसमें कि लोग अपने पोजीशन, अपने स्टेटस या उनके पास जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं उसका गलत यूज़ करते हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए और उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इससे उनको बेनिफिट क्या होता है, वो कोई मटेरियल गेन ले सकते हैं इससे, या तो अपने पावर को इन्हांस कर सकते हैं, अपने प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस को भी इन्हांस कर सकते हैं। और इसमें जो भी काम वो लोग करते हैं वो हमेशा लेजिटिमेट नहीं होता है, और इस लेजिटिमेट ना होने वाले काम को वो लेजिटिमेटली करना चाहते हैं, उसको परसीव कराना चाहते हैं इन द वे कि वो लेजिटिमेट लगे। तो ऐसे ही इल इंटरेस्ट को डिनोट करता है ये करप्शन, जो कि किसी भी एक पर्सन या पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। करप्शन को अगर आपको डिफाइन करना है, इतना बड़ा अगर डिफिनीशन नहीं भी समझ में आता है तो आप केवल यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं कि करप्शन क्या है, कि एक ऐसा अपनी पोजीशन, स्टेटस, रिसोर्स का गलत फ़ायदा उठाने के लिए एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन है दूसरों के लिए जो कि डेलिबरेट और इंटेंशनल है, मतलब जानबूझ के की गई साजिश है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उसके बदले में हम अपने पर्सनल गेन की बात करते हैं। अब वो मटेरियल गेन भी हो सकता है, या तो कैश के टर्म्स में जैसे ब्राइबरीज होती हैं, या तो पावर, प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की भी बात हो सकती है। करप्शन की अगर डिफिनीशन आपको समझ में आ गई है तो हम समझते हैं कि 2 टाइप के करप्शन होते हैं। एक होता है कोएर्सिव करप्शन। कोएर्सिव करप्शन का मतलब, कोएर्सिव मतलब फोर्स होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ज़बरदस्ती बोले कोई कि आप भी करप्ट बनो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएर्सिव करप्शन। इसमें क्या होता है, इस करप्शन में जो भी विक्टिम होता है
या मतलब जो सिटीज़न है जिसको हम विक्टिम यहाँ पे बुला रहे हैं, उसको कंपेल किया जाता है कि भाई तुमको ब्राइब देना है, मतलब तुमको घूस देना ही देना है। तो इसके चलते अब ये जो करप्शन के लेवल में वो इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग कोएर्सिव करेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जितने भी केसेस में हम लोग देखते हैं कि बहुत डिले हो रहा है, आप किसी ऑफिस में गए और आपको फाइल आगे बढ़ानी है, 4 लोगों के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इन चारों लेवल पे टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे तो इन्हों को 1 हफ्ता लगेगा, इधर 1 हफ्ता लगेगा, इधर 1 हफ्ता, इधर 1 हफ्ता, मतलब 1 मंथ तो अपना फिक्स है। अब इस में 1 मंथ को डॉज करने के लिए कि आपको काम तो 2 दिन के अंदर चाहिए, आपने क्या किया, यहाँ के बैठे बिल्कुल प्यून से सबसे पहले बोला कि भाई क्या है कि थोड़ा सा आप पैसे लो और आगे बढ़ाओ। तो आपने इनको क्या किया, थोड़ा सा इधर 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 वो करके वो पूरा काम करा देगा 2 दिन में। तो अभी क्या है कि इसमें आप बोल सकते हो कि किसी ने फोर्स किया क्या? ऑब्वियसली किसी ने फोर्स किया, क्योंकि अगर हमको पता होता कि ये टाइमली जो काम है ये एक्चुअल में तो 2 ही दिन का है, इसको ज़बरदस्ती 1 मंथ का बनाया जा रहा है। तो इस केस में जब ज़बरदस्ती 1 मंथ का बनाया जाता है तो उससे परेशान रहते हैं सब लोग, हरासमेंट जैसी चीज़ होती है। और इतने डिलेस के कारण वो इसको डॉज करने के लिए इन प्रोसीजर्स को, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि केवल फाइल्स में होती हैं, असल में ऐसे कोई प्रोसीजर होते नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को डॉज करने के लिए क्या होता है, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है इंसान। तो ये एक तरीके का कोर्सिव करप्शन ही है। लॉस ऑफ प्रेसियस टाइम और वेजेस, वो अगर ये इंसान काम करने वाला हुआ तो अब ये हर बार तो ऑफिस के चक्कर, सरकारी ऑफिसर के चक्कर तो लगा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी खुद की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है, और सारे ऑफिशियल वर्क भी 9 to 5 ही होते हैं। तो इसलिए अपनी जॉब से वो या तो छुट्टी ले या तो अपनी सैलरी में से उसको कटवाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो अपने वेजेस से भी वो हाथ धो बैठेगा। अनसर्टेनिटी है कि भाई 1 हफ्ते या 4 महीने या 1 महीने बाद भी ये काम हो ही जाएगा क्या, इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं होता है। क्योंकि मान लो ये जो बाबूजी हैं, इनका दिमाग फिर गया और इन्होंने बोला कि अरे अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में साइन कर देंगे कभी, हो गया। अब ये इन्होंने 1 डेढ़ महीने 2 महीने यहीं खा लिया इन्होंने, और फिर वो आपकी फ़ाइल पड़ी पड़ी धूल खाती रही और वो एक तरीके से एक कोने में हो गई, फिर ये ऊपर कभी गई ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या ही कर पाएगा? उसके लिए बस एक सरल सा ऑप्शन मिलता है कि ये जो पहला वाला इंसान है इसी को थोड़े पैसे वैसे दे दो, जो कि इललेजिटिमेट है, लेकिन फिर भी इंसान जो है अंदर से बिल्कुल फोर्सफुल होकर ऐसा काम करता है और इन सब के चलते कोर्सिव करप्शन का अंजाम देता है। ये किसी के लाइफ के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि जिस हिसाब से इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खो रही हैं, या तो जो एक पेशेंस लेवल होता है किसी का, जो मान लो सक्षम है कि वो इस वाले इंसान को थोड़े पैसे दे सकता है, उसके लिए तो चलो फिर भी ठीक है। ठीक तो किसी सेंस में नहीं है, करप्शन को हम किसी भी वे में हम प्रमोट नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एक गरीब इंसान है उसके लिए तो ये कर पाना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ तक वो ऑफिस में एंटर कर जाए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। फिर तो अपना काम करा ले, इसके लिए तो पता नहीं उसको 1 साल 2 साल झेलना पड़ जाता है। तो ये जो उसका लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है कि 2 साल में तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता है, लेकिन इस करप्शन के साइकिल के चलते, ये जो हम साइकिल देखते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर वापस फाइल आएगा, अब पता नहीं अभी ये तुरंत इसको रिटर्न भी होती है फाइल की नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, इनको फोर्सफुली जब भी हम ऐसे करप्शंस को अंजाम देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएर्सिव करप्शन। कोएर्सिव करप्शन की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग कोल्यूसिव करप्शन। कोल्यूसिव करप्शन में क्या होता है कि जो भी 2 पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट मिलता है। जैसे कि ब्राइब गिवर है और करप्ट पब्लिक सर्वेंट है, ये दोनों पार्टीज़ इस करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो दोनों को इमेंस कॉस्ट पे, मतलब ये सोसाइटी के इमेंस कॉस्ट पे इनको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर रहे हो कि कोई भी मान लो पब्लिक वर्क के लिए टेंडर, वैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन काम पे आप अपने किसी भाई भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दे रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, भाई भतीजा जो है आपका वो भी फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स का कितना ही % वो सड़क पे लगाएगा, मुश्किल से 30 to 40% वो इन्वेस्ट करता है, बाकी जो होते हैं 50-60% वो सबकी पॉकेट में आती है, ये उनका प्रॉफिट होता है। इतना तो कम से कम लेते ही लेते हैं, सब लोग नहीं करते होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। इसीलिए अब फ़ायदा आपको भी होगा कि जब आपने अपने भाई भतीजे को भी टेंडर दिया तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी तो मिलेगा, या तो आप किसी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो जो कि इस 30 आपका जो 100% का जो ये शेयर है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट 100% पैसे देती है सड़क के बनाने में तो वो बोल देगी कि भाई 20% आपका कट है, बाकी 30-40% में मैं अपना काम कर लूँगा, और बाकी के जो भी 30-40% है उसमें मेरा कट होगा, और बाकी जो भी वहाँ के लोकल माफिया लोग होते हैं वो भी पैसे लेते हैं, तो उन सब का मिला विला के इसीलिए ऐसा रोड बनता है। आपको पता है कि टेंडर जब भी मिलती है किसी भी रोड के लिए तो ऐसे यूं ही नहीं मिल जाती,
यूं ही मिल जाती तो फिर तो हम और आप भी ले लेते, ठीक है, टेंडर, क्योंकि हम अगर अपने आप को ईमानदार समझते हैं और अपने इस कैपेबिलिटी तो हमारे अंदर है ही कि कम से कम इतना जो ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर हमको पता चल जाए कि हाँ यहाँ से टेंडर मिलते हैं और इसमें इतने वर्क फोर्स की ज़रूरत है, इतनी मटेरियल्स की ज़रूरत है और ये यहाँ से प्रोक्योर होगी और हम उस सड़क को भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है तो बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है कि हम क्यों नहीं करते हैं। उसके पीछे वहाँ के लोकल माफियाज इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आपने टेंडर उठा भी लिया ना तो वो आपके घर धमक जाएंगे और फिर एक्सटॉर्शन के लिए या तो कुछ भी कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे ले लिया हमसे बिना पूछे, ऐसे वैसे करके उनको अपना कट चाहिए होता है कि आपको अब गवर्नमेंट ने अगर 4-5 करोड़ रुपए दे दिए हैं तो उनको चाहिए कि अब इसमें से जो 1 करोड़ है वो हमारे हो जाएंगे, फिर अपना 3 करोड़ में आप देख लो रोड बना पाते हो कि नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इन्हीं सब करप्शंस के चलते हम ऐसे टेंडर नहीं लेते हैं। कोल्यूटिव करप्शन क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज़ बेनिफिट में होंगी, मतलब जब एक ब्राइब गिवर कौन है, जो कि 100% गवर्नमेंट टेंडर से पैसे प्राप्त करने के बाद 20% पब्लिक ऑफिसर को पैसे दे देता है और बाकी काम अपने 80% में भी कर लेता है। तो और किसका घाटा हो रहा है इसमें? सोसाइटी का घाटा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये 100% पैसे देने को आए कहाँ से? ये तो टैक्स कलेक्ट करके ही तो गवर्नमेंट दे रही है पैसे। और साथ ही साथ जो हमको रिजल्ट में रोड मिल रहा है, जितना पैसा गवर्नमेंट ने उसके लिए दिया था कि जो एक अच्छी क्वालिटी का रोड बनता, वो 30-40% के कॉस्ट पे कितना ही अच्छा रोड बन जाएगा वो आप भी समझ सकते हैं। इसीलिए हर बारिश में ये ख़राब हो जाता है और हर बारिश में नया टेंडर निकलता है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। और इसके लिए जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि सड़क इतना अच्छा बन जाए कि कभी दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जो 20% कट पब्लिक सर्वेंट का था वो कहाँ जाएगा? वो तो हर साल उनको चाहिए ना। तो इसीलिए वो ऐसे ही लोगों को टेंडर बांट दिया करते हैं जो कि ऐसे कट उनको प्रोवाइड करा दे। तो ऐसे करप्शंस को हम लोग कोल्यूटिव करप्शन बोलते हैं। इसमें हम लोग और भी बातें देख सकते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोक्योरमेंट हो सकता है या फिर किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना हो, तो इसमें हम लोग नेपोटिज्म वाली बात देखते हैं। इवेजन ऑफ टैक्सेस, कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो टैक्स इवेड कर रहा है तो इससे उसको भी प्रॉफिट हो रही है, और प्लस जो मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है, जो कि उसको टैक्स को इवेजन के लिए उसको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा है और तरीके बता रहा है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, कि जो भी खाने वाने में मिलावट की बात होती है कि जो भी ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, की ये एग मार्क तभी मिलेगा, या तो मान लीजिए कि जो ग्रीन वाला सिंबल होता है जो भी फूड पैकेट्स में मिलता है, या तो आप ये समझ सकते हो कि जो भी एक फूड और एडल्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी खाना वाना मार्केट में आते हैं, पैकेज्ड फूड जो भी आते हैं, उनको ये देखना कि वो हेल्दी हैं कि नहीं, और उन पे जो भी डाइटरीज मेंशन्ड है कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे कुछ इसमें है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं वो। अब अगर इस प्रोसेस को वो डॉज कर दें तो प्रॉफिट तो कंपनी वाले को भी होगा, जो कि ऐसे बिना न्यूट्रिएंट को उसमें दिए हुए उस पर केवल प्रिंट कर देता है पैकेट पे। दूसरा, ऑफिसर को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको इसके चलते ये पास करने के उसको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, कैश काइंड किसी के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो ये पूरा जो एक हब है या फिर एक पूरा ये जो माजरा इन लोग का चलता है, ये पूरा जो है कोल्यूसिव करप्शन के अंदर में आता है। करप्शन वर्सेस एथिक्स एंड वैल्यूज़। करप्शन को हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे एथिक्स से क्या रिलेट करता है ये? हम एथिक्स के ही चैप्टर में करप्शन को क्यों पढ़ रहे हैं? उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ही। सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये समझो कि करप्शन जो है वो आया क्यों, सोसाइटी में कैसे पनप गया करप्शन। तो जब भी एथिक्स का फेलियर होगा तो वो हमेशा करप्शन में ही रिजल्ट करेगा, मतलब जो भी उसका रिजल्ट होगा, एंड होगा, वो हमेशा करप्शन होगा। हमारे अंदर एथिक्स की कमी है या एथिक्स को हम फेल कर पाते, अपने अंदर हम आत्मसात नहीं कर पाते कुछ ऐसे वैल्यूज़ को, कुछ ऐसे नॉर्म्स को, कुछ ऐसे एथिक्स को जो कि हमें करप्ट प्रैक्टिसेस की ओर मोल्ड कर देता है। करप्शन जो है वो हमारे अंदर इतना डीपली इंट्रेंस्ड है, इतना नसों में हमारे खून की तरह करप्शन भी दौड़ रहा है कि हमें लगता है कि ये अपने सिस्टम से करप्शन को निकाल पाना संभव ही नहीं है, इनएविटेबल है। और ये भी समझते हैं कि इसके विपरीत में जो लोग लड़ रहे हैं वो भी अपनी मेहनत व्यर्थ गवा रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये साइनिसिज्म जो है ये इस तरीके से इतना स्पीडली ये स्प्रेड कर रहा है ना पूरे सोसाइटी में कि हमारे डेमोक्रेटिक नेचर जो है हमारी कंट्री का, उसको भी, ऐसे सिस्टम को भी वो बर्बाद ही किए जा रहा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि करप्शन जो है वो बेसिकली जो फेलियर है वो उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे अंदर एथिक्स की कमियां हैं।
तो इसी के चलते ना दो कॉन्ट्ररी अप्रोचेज़ हैं। अभी ये वाले क्या समझते थे कि इट इज़ फ्यूटाइल कि आप इसके लिए लड़ो, क्योंकि करप्शन जो है दे आर डीपली रूटेड इन आवर फीलिंग्स और अपने बिहेवियर में इतना डीपली इंट्रेंस्ड हैं ये सारी चीज़ें कि वो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन जो दो अलग विपरीत बातें हमारे सामने आती हैं, सबसे पहला है कि कैसे हम इनको हटा सकते हैं अपने लाइफ से या फिर अपने सिस्टम से। तो अगर हम ओवर एम्फेसिस करें वैल्यूज़ और कैरेक्टर के ऊपर, कि जो भी इम्प्लिसिट एजम्पशन इस वाले फीचर का ये है कि हम अगर वैल्यूज़ को रिस्टोर करना स्टार्ट करें और जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग का एक जो कंडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए डे बाई डे, धीरे धीरे करके, तो क्या होगा कि जब भी हम ऐसे वैल्यूज़ और कैरेक्टर्स पे ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं जो कि ऑनेस्टी, प्रॉबिटी या फिर हमारे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे वैल्यूज़ और कैरेक्टर से क्या होगा कि हम करप्शन से काफ़ी कोसों दूर चले जाएंगे। तो करप्शन सिस्टम से हटाया जा सकता है, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम ऐसा पहले से ही मानते हैं कि जो भी इंसान है उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छा है, ईमानदार है और हमेशा वो सही काम ही करता है। तो इसके चलते हमेशा सोसाइटी में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, मान लीजिए मुश्किल से 4 से 5% फॉर से, अभी कुछ ऐसा फिक्स डेटा नहीं है ये, ठीक है, केवल 4 से 5% लोग ही अगर सोसाइटी में हैं जो कि डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं। मतलब डेविएंट बिहेवियर शो करने का क्या मतलब है कि उनके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं हैं या तो वो किसी दूसरे मोटिव से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनके चलते क्या होता है, ये धीरे धीरे सोसाइटी में इन्हीं लोग की संख्या देख देख के बढ़ने लगती है। तो डेविएंट बिहेवियर जो पहले 4 से 5% थे, एक टाइम के बाद वो 95 to 96% तक पहुंच जाते हैं। तो इतने लेवल पे करप्शन जब इन्वॉल्व हो जाएगा तब तो इसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या कहता है कि देखो, हमें एक काम करना चाहिए कि हम जो भी अच्छे बिहेवियर हैं हमारे सोसाइटी में उसको कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड करना स्टार्ट करें। जो भी ऑनेस्ट है उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको स्टार्स मिलेंगे और पूरी सोसाइटी में उसकी जय जयकार होगी। दूसरी तरफ जो भी ऐसे डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं उनको पनिशमेंट मिले लगातार, और वो भी पब्लिकली पनिशमेंट मिले। तो इससे क्या होगा कि जो एक बहुत बड़ा तबका था जो कि ऐसे 4-5% लोगों के पीछे भाग जाता था, उनको थोड़ा सेटबैक मिलेगा कि भाई इनको देखा देखी जो है ना, इनके साथ करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये इन्वॉल्व होंगे तो इनको पनिशमेंट मिलेगी, ये भी सुधर जाएंगे। तो अभी जो 4-5% था ये बढ़ेगा नहीं 95-96% तक, ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा 0 to 1% तक। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हम कैसे लोगों को एक स्ट्रेट पाथ पे लेके चलें, एक ऑनेस्टी और प्रॉबिटी के नैरो पाथ पे लेके चलें जहाँ से वो डेविएट होने का उनके पास कोई चांस ही ना हो। इसमें क्या करना है, सिंपली यही है कि जो भी अच्छे बिहेवियर वाले होंगे उनको रिवॉर्ड देंगे, और जो भी कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, डेविएंट बिहेवियर, करप्शन शो कर रहे हैं, उनको हम पनिश करेंगे। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फिर रोल और रोल का वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इनके चलते क्या रोल मिलता है इनका, क्या हमारे सोसाइटी में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका क्या रोल है आखिरकार। देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे गाइडिंग स्टार्स जैसे होते हैं। वो सोसाइटी में इतने ज़्यादा लेवल पे ना एग्जिस्ट करते हैं कि उन्हीं में लोग बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और उन्हीं को पाने के लिए हमेशा होड़ मची रहती है पूरी सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वैल्यूज़ के बेसिस पे कोई इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाया गया तो ऐसे वैल्यूज़ ड्यूरेबल नहीं हो पाएंगे। एक टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, और जो भी सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात होती है वो बहुत ही हाई लेवल पे है कि आप अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी बाहर से अगर इन्फिल्ट्रेटर आता है या तो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप आपसे समझौता भी करना चाहता है, तो आप अपने सिक्योरिटी पर्सन्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट कर देते हैं कि भाई अभी क्या है, इसको आने नहीं देना इन लोग को अंदर। तो ये आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि जब ऐसे लोग जिसको आपने मोटिवेट किया है, वो अगर मान लो उनकी भी तो एज होगी ना, मान लो कि वो अभी अपने 25 साल अपने यंग एज में है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बूढ़े होने लगेंगे तब तो चले जाएंगे, और फिर उनके बाद आपके बाद भी जो आपके बच्चे होंगे या तो जो भी आपकी फैमिली होगी उसको भी सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। तो एक बात तो तय है कि आप हमेशा पूरे सिनेरियो में
मतलब कि आपकी भी एज है ना, आप भी 50 साल 60 साल के अगर हो तो आप कितने साल तक, सॉरी, कितने साल तक आप, एक मिनट इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, हाँ जी, कितने साल तक आप इसमें इन्वॉल्व हो पाओगे, मतलब कितने साल तक मोटिवेट कर पाओगे। तो क्या होगा कि आप सिक्योरिटी ब्रांच जैसा, या तो आप बोलो कि अब आपकी फैमिली जो है आप उसको कंट्री समझो, ठीक है, और जो भी आर्मी पर्सनल्स को, सॉरी, आप जो भी सिक्योरिटी पर्सनल को हायर कर रहे थे उनको आर्मी समझो। तो आर्मी जैसा एक इंस्टीट्यूशन बना दो जो कि इनको कॉन्टीन्यूसली एक ही वे में मोटिवेट करता रहे हमेशा। उसका काम ही यही होगा, उस इंस्टीट्यूशन का काम होगा कि इनके अंदर ये वाली जो ऑनेस्टी, प्रॉबिटी और इन्फिल्ट्रेशन नहीं कराना है किसी से, ये सारी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी बिहेवियर है, उसको इनकलकेट कर दे इनके ब्रेन में। तो क्या होगा कि ये जो आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा कामकाज करेगा इस कंट्री के सिक्योरिटी का। समझ रहे हो आप ये बात को? मतलब कि वैल्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं हुए तो उन वैल्यूज़ को लाइफ टाइम तक कोई सिक्योर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये ड्यूरेबिलिटी दिखाते हैं कि किस हिसाब से कोई भी वैल्यूज़ हमेशा के लिए साथ साथ चल सकता है सोसाइटी के। चैलेंजेस की बात करते हैं। एक्चुअल में सिलेबस में तो केवल चैलेंजेस ऑफ करप्शन ही मेंशन है, लेकिन उससे रिलेटेड भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिसके चलते हम, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो केवल ऐसा नहीं हुआ कि आपको बोल दे कि ब्रीफली डिस्क्राइब चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये तो एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब भी हम केस स्टडीज़ सॉल्व करेंगे तो उसमें करप्शन के बेसिस पे बहुत सारे केस स्टडीज़ आते हैं, और ये आप श्योर मानिए कि एक केस स्टडी तो करप्शन के बेसिस पे आना ही आना है एग्ज़ाम में। तो उसके चलते आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, करप्शन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके पीछे क्या क्या लॉज हैं, ये सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस ऑफ करप्शन देखते हैं कि देखो कहाँ कहाँ पे करप्शन के लिए मेनली चैलेंजेस आते हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी एक इंसान करप्शन से बेनिफिट पा रहा है और वो स्टेटस को ही चाहेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रिफॉर्म होए, क्योंकि उसको तो फ़ायदा ही मिल रहा है ना करप्शन से। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ क्या मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि करप्शन से बेनिफिट पा रहे हैं, और इस बेनिफिट के चलते, जैसे कि हम कोल्यूसिव करप्शन की बात करें जिसमें दोनों पार्टी बेनिफिट पा रहे हैं, तो जब पूरी जनता ही ऐसे बेनिफिट पाने लगेगी तो करप्शन को कौन नहीं चाहेगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सब करप्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में समझते हैं, और इसके लिए कोई भी नेगेटिव इमेज है नहीं, क्योंकि अगर कोई करप्ट कर रहा है तो उसके लिए ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है कि भाई करप्शन तो सभी करते हैं, चलो वो भी कर रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये निकाल पाना लोगों के अंदर से, ये बहुत मुश्किल काम है। सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने यही है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन हम देखते हैं, उसको चाहिए कि वो कुछ, जितना हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखो उतना करप्शन का लेवल नहीं होता, क्योंकि उनका सोल मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, और प्रॉफिट अर्निंग के अलावा भी उनके जो भी मोटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो केवल गवर्नमेंट एक्शंस को हम प्राइवेट एफर्ट्स पे कॉम्प्लीमेंट करके अगर दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ें तो हो सकता है कि ऐसी वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाए। दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने है कि करप्शन के चलते ये बिल्कुल विशियस साइकिल जैसा है कि अगर ज़्यादा करप्शन करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इफ़ेक्टिवनेस जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का वो भी कम हो जाएगा, हम लोगों को बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए इंकरेज नहीं कर पाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जो भी सेक्टर्स हो गए उसमें जो भी काम हम कर रहे हैं वो हम लोग अनऑफिशियल तरीके से ही करके खाली हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो अब इसके चलते एडवर्स कंडीशन हमको देखने को मिलेगा कि अब ये करप्शन है इतना, तो पहले तो सुधार हो नहीं रही है इसमें, और सुधार न होने के चलते इन सारी चीज़ों को हम फिर से और एडवांस लेवल पे देखेंगे कि पहले से ही जो प्रोडक्टिविटी कम थी और इफ़ेक्टिवनेस जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का वो कम था, अब करप्शन के चलते और ज़्यादा कम होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से करप्शन का दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते तो दिन पर दिन ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रोकना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक लेवल मेंटेन कर दो एटलीस्ट, कि अभी फ्यूचर में उससे ज़्यादा बढ़े ना। कम करने की बात तो छोड़ो, आप उस लेवल पे मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि जो भी ऐसे हाईली करप्ट कंट्रीज़ होती हैं, इंडिया का नाम नहीं लेना है आपको उसमें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो भी हाईली करप्ट कंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत बड़े बड़े हाईली करप्ट कंट्रीज़ हैं, अभी आप गूगल सर्च करके देखना कि करप्शन इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट पे कौन है। तो जो भी ये ऐसी कंट्रीज़ होती हैं ना, उनका अंडर इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल पे। जैसे कि मान लो एजुकेशन से रिलेट कर लो,
कि उस पे वो खर्चे वर्चे नहीं करते। वो किस पे खर्च करेंगे? ऐसी चीज़ों पे खर्च करेंगे जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिससे प्राइवेट ओनर्स को फ़ायदा मिले और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं जो उस देश को चला रहे हैं उनकी भी जेबें गर्म होती रहे। पांचवा जो है कि वो सबसे पहला ये जो करप्शन का चैलेंज है, फिर से वही कि एक तो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बहुत बड़ा गैप है। अभी क्या होगा कि करप्शन के चलते और बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हम समझ रहे हैं कि प्राइवेटली मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बूस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि प्राइवेट वाले लोगों को ही पैसे मिलेंगे केवल। उनके पैसे दिन पर दिन उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, भले ही इलेजिटिमेट सोर्स क्यों ना हो। और जो गरीब हैं उनको दिन पर दिन उनकी इनकम सोर्स जो है वो कम होती जा रही हैं। कम क्या होती मतलब बढ़ रही हैं उनकी भी, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है ना जितना प्राइवेट ओनर्स के बढ़ रहे हैं। तो अगर इनका अगर 500% की स्पीड से या 500% की रेट से बढ़ रहा है और इनका केवल 10% या 20% की रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये तो गैप दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे ना। ये बात कहने की थी। फिर जो भी करप्ट गवर्नमेंट है वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए ऐसे करप्शंस का सहारा हमेशा लेती रहती है कि टैक्स उसको नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। अभी देखो ना आप, कितना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह आया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल तो मिल ही जाता है। कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो ही जाएंगी जिससे इनकी फंडिंग मिल जाएगी और ये किसी न किसी तरीके से टैक्सेस को अवॉइड कर देंगे। जब टैक्स ही नहीं कलेक्ट होगा तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ करेगी? और चूंकि गवर्नमेंट खुद ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो वो करप्शन को कैसे हटाएगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। करप्शन जो है एक हैंडी वेपन की तरीके से देखा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल या पार्टिसन लोग होते हैं वो हमेशा समझते हैं कि हम दूसरों को हरास करके हम अगर करप्ट प्रैक्टिसेस से कोई भी चीज़ गेन कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसका यूज़ वो बखूबी करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। तो इसके चलते भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जिसको ये काम दिया गया है, जैसे कि क्या होता था कि एक तरीके से देखा जाए तो भी कुछ सही भी है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि जब भी बचपन में हम क्लास 4th 5th 6th जो भी स्कूल डेज़ में हम रहते थे, तो जो क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना दिया जाता था कि तुम्हें ही संभालनी है पूरी क्लास। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ा करप्ट जो होता है वो गवर्नमेंट से ही ओरिजिनेट होता है। तो अगर गवर्नमेंट के ही हाथों में हम एक बात तो दे दें कि चलो आपको ही करप्शन को हटाना है, तो ये मॉनिटर जो भी था ना, इसके दो काम होते थे, या तो पूरी क्लास उधर जाती थी या पूरी क्लास और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। तो यहाँ पर भी देखने की बात होगी कि इन फ्यूचर ऐसे कंट्रीज़ का क्या होता है, क्योंकि जो करप्शन को हटाने के लिए आगे बढ़ रहा है वही सबसे ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा लेवल तक। जैसा कि मैंने बताया कि करप्शन जो है हमारे वे ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है कि अब ये ज़िंदगी जीने का तरीका है कि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, अगर हमें काम कराना है तो बाबू को, जो भी पियून है वहाँ पे, उसको 20 50 100 150 200 500 थमा देना है। अरे अपना काम जल्दी हो जाएगा ना, क्या ही जा रहा है। तो 500 रुपये तो खर्च हो रहे हैं, ठीक है, चलता है इतना। तो वो पियून है, आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो कि बेचारा गरीब है, उसको 500 रुपये मैंने दिया है, वो काम मेरा खूब बढ़िया से कराएगा और वो भी थोड़े पैसे वैसे कमा लेगा। तो ये जस्टिफिकेशन कहीं से भी ना पॉजिटिव नहीं है, आप इसको कहीं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे जो वे ऑफ लाइफ में ढल चुका है और हम इसको कभी भी देखते ही नहीं कि भाई हम एथिकली या मोरली गलत कर रहे हैं करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। ये अंदर से फीलिंग ही नहीं आती है कभी भी। तो ऐसी फीलिंग लेके आना भी बहुत बड़ा चैलेंज है करप्शन के लिए, को हटाने के लिए। तो ये सारी बात हो गई चैलेंजेस ऑफ करप्शन में। बात करते हैं करप्शन लॉज इन इंडिया। जो भी पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया है या फिर इंडिया में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो उनको इन बेसिस पे, इन एक्ट्स के बेसिस पे पिनलाइज़ किया सकता है अगर वो करप्शन में लीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर लो। एक होता है 169, मतलब सेक्शन 169 है, उसके अंदर क्या है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अनलॉफुली कोई भी प्रॉपर्टी को बिडिंग करता है, कोई भी प्रॉपर्टी की बिडिंग करता है, उसको ख़रीद लेता है, तो सेक्शन 169 वहाँ पे लगता है और वो फिर पनिश किया जाएगा। मे बी हो सकता है कि वो 3 साल 4 साल का उसको पनिशमेंट कुछ मिल जाए। यहाँ पर ऐसा है कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3-4 साल नहीं, मैक्सिमम 2 साल तक का है और साथ ही साथ कुछ फ़ाइन भी लग सकता है उसके। दूसरा है एक सेक्शन 409। तो इसके सेक्शन की क्या है कि जब भी वो ट्रस्ट का, मतलब इसको बोलते हैं सेक्शन जो 409 है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मतलब कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऐसा ट्रस्ट का क्रिमिनल ब्रीच होता है
तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और ये पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स तक इंक्रीज़ हो सकती है, या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। ऐसे ही और सारे बहुत सारे सेक्शंस हैं। दूसरा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। साथ ही साथ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है। बेनामी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि जो भी ऐसे परचेज़ होती है ना प्रॉपर्टीज़ की, जो कि उस इंसान ने किया है, बशर्ते दो चीज़ों को वो एक्सक्लूड कर सकता है। एक तो अपनी वाइफ के लिए, और अपने डिपेंडेंट्स डॉटर के नाम या अनमैरिड डॉटर के नाम अगर वो कुछ ज़मीन वमीन खरीद लेता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर वो नहीं आता है। उसके अलावा वो ऐसे किसी के भी नाम ज़मीन खरीद लेता है जो कि उसका सोल ओनर नहीं है, ओनर तो खुद है, लेकिन किसी और के नाम पे उसने ट्रांजैक्शंस करके वो ज़मीन वमीन खरीद ली है या प्रॉपर्टी कुछ खरीद ली है, तो वहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के चलते उसको पनिशमेंट्स मिलती हैं। पनिशमेंट भी ऐसे मिलेगी जैसे 3 साल का जेल हो गया उसको, या तो उसको कुछ फाइन वाइन हो गया। और इस केस में ये भी होता है कि जो भी उसने प्रॉपर्टी वगैरह ली है जो कि बेनामी प्रॉपर्टी है, उसमें जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उससे पैसे भी ले सकती है और वो प्रॉपर्टी भी हड़प सकती है मतलब कि ले सकती है, ठीक है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये अभी का लॉ है। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्ट्स मतलब कि जो भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि एक पर्सन किसी भी दूसरी पार्टी के हेल्प से क्राइम को अंजाम देता है, जैसे कि आप ड्रग्स में उनके हेरा फेरी में कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो, या तो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हो, या तो आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, ऐसी चीज़ें। तो इसमें जिस हिसाब से भी आपका ऑफेंस होता है, इसमें 3 से 7 साल तक की कुछ जेल का प्रावधान है, और प्लस लगभग 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। और इम्प्रिजनमेंट जो है वो कभी कभी जैसे नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 भी एक है, उसके अंतर्गत अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ों में संलग्न पाए जाते हो तो आपको जेल हो सकती है, वो भी 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। 2005 में इंडिया ने रेटिफाई किया था इसको, और इसके चलते जो भी लॉज वगैरह हैं यूएन करप्शन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसके ही बेसिस पे बाकी के लॉज भी अब फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस फॉलोड टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्ट पब्लिक सर्वेंट। मतलब क्या प्रोसेस अपने इंडिया में चलता क्या, आखिर कैसे कोई बताएगा कि हाँ मैंने करप्शन कर लिया, तो कौन पकड़ेगा उनको, कौन ट्रायल करेगा। तो मेनली देखो 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। सबसे पहला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, और एंटी करप्शन ब्यूरो। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके अंदर होती है सीबीआई। मतलब सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है, सीबीसी को। सीबीसी जो है एक और काम कर सकता है कि सीबीसी क्या है कि मान लो इसके पास कोई भी केसेस आते हैं तो सीबीसी क्या करेगा कि उसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता है, या तो सीबीआई को रिफ़र कर दे, या एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होते हैं सीवीओ, इन सीवीओ के चलते भी इन सीवीओ को दे दे या सीबीआई को दे दे, इन दोनों को भी वो केस देके करप्शन का सॉल्व करा सकता है। दूसरा होता है ऐसे केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, उनको कौन प्रोसिक्यूट करता है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ये जो यूनिट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगी, चलो बता दो, बहुत इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑब्वियस सी बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये एक डायरेक्टरेट होता है जो कि ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करता है जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है कि जो भी केसेस होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ स्पेशल जजेस को अपॉइंट करता है और वही इन केसेस को देखते हैं। तो ये इतने तरीके से इंडिया में ये सारी काम, इस मतलब इन सभी तरीक़ों से आप करप्शन को रोकते हैं, मतलब ये एजेंसीज करप्शन को रोकने में काम करती हैं। फिर बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसका किसका कंट्रोल है। तो 2 लोग हैं जो कि इसको कंट्रोल कर पाते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेटिव कंट्रोल है और दूसरा जुडिशियल कंट्रोल है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द सेंस कि सबसे पहले तो आप बजट वगैरह डिस्कस कर रहे हो कि देखो, सबसे पहले लेजिस्लेटिव कंट्रोल को इस हिसाब से भी देख सकते हो कि सबसे बड़ी चीज़ कि एग्जीक्यूशन या तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उसको पैसे वैसे कौन देता है। कोई भी स्कीम अगर उसको इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके पैसे उसको कौन देगा, जैसी सी बात है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जो भी लॉ फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो। साथ ही साथ केवल इसी लॉ को फॉर्मुलेट नहीं करते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भी है उसके पास क्या पावर होनी चाहिए, क्या प्रिविलेजेस होनी चाहिए, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, उनके सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये भी लेजिस्लेटिव ही डिसाइड कर मतलब वही डिसाइड करता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका बड़ा कंट्रोल है। और भी चीज़ें जैसे ऑडिटिंग के चलते कि जो भी प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट किए गए हैं उसमें देख लिया जाए कि किस हिसाब से अभी कितना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, या तो जो भी लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं उस पर कितना बड़ा रोल है। कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जैसे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है,
ये एक्सरसाइज करती है कि कुछ ऐसे सब्सटेंशियल कंट्रोल जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं उस पर ये काम करती है। एक होती है कमिटी ऑन एश्योरेंस होती है कि जो भी काम हम किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो कितने हद तक सही है। तो अलग अलग हाउसेस के में अलग अलग चर्चा होती है इन पे, कुछ क्वेश्चन आवर और डिबेट्स के थ्रू भी इनको जज किया सकता है। फिर कुछ मोशंस होते हैं, जैसे मोशन के नाम पे आप बात कर सकते हो, जैसे कि एक एडजमेंट मोशन है, सेंसर मोशन है। तो इन सारे मोशंस के चलते भी आप बात कर सकते हो, एडजमेंट मोशन या सेंसर मोशन। तो इन सब के भी आप लेजिस्लेटिव कंट्रोल को दिखा सकते हो। जुडिशरी कंट्रोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला तो यही है कि जुडिशियल रिव्यू है। अभी तक पहले तो था कि भाई शेड्यूल 9 में कुछ भी डाल दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद अब तो काफ़ी चेंजेस वगैरह आ गए हैं इसमें, और अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जुडिशियल रिव्यू के अंदर कोई भी इंसान कैसे भी करप्ट प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व होता है तो वो जुडिशली उसको रिव्यू कर सकती है। फिर स्टेचुटरी अपील्स होती हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सीवीसी और ये सब की बात की कि इनके अपील करने पर भी कुछ केसेस जुडिशरी देखती है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम ओम्बड्समैन का। ओम्बड्समैन कौन होता है? ओम्बड्समैन उसको बोलते हैं ना जो कि एक तरीके का समझो कि ओम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिसर है जो कि पर्टिकुलरली स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो चेक करता है कि जो भी सिटीजन्स के राइट हैं वो गवर्नमेंट एक्शंस के बेसिस पे कितने जस्ट हैं, मतलब कि कितना अच्छा उनके राइट्स का अधिकार जो भी उनके पास है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के एक्शंस के द्वारा। तो अगर ऐसे ही ओम्बड्समैन को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल मतलब कि बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि ब्यूरोक्रेसी के बाहर रहता है और उसके पास इतना पावर है कि वो किसी भी सिटीजन्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनके गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड या तो जो भी उन्होंने काम किया है उसके बेसिस पर उनके विपरीत जितने भी कंप्लेंट्स आए उसको सुन सकता है, उनके ऊपर केसेस कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और जो भी रेक्टिफिकेशन होगा उसको रिकमेंड भी कर सकता है। मतलब कि उसको पूरा पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, क्रिटिसाइज़ करे, पब्लिसाइज करे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, लेकिन बस उसको रिवर्स नहीं कर सकता। मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या उनके एक्शंस हैं उन पे जो भी मतलब केवल एक रिकमेंडेशन जैसा होगा ये कि फाइनल काम जो है वो तो जुडिशरी ही करेगी या तो जो भी एक अथॉरिटी होगी, इसका केवल काम है कि आप बातों को उजागर करके लेके आओ सामने। जो इंडिया का ओम्बड्समैन वर्जन है उसको हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त बोलते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है, लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं और लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। इनका यही ऑफिसर्स होते हैं जो कि ऐसे करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं और जो कि इंक्वायरी करते हैं। ये एक वॉच डॉग जैसे एक्ट करते हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं सीनियर, उन सब पे ये अपनी नज़र रखते हैं और कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी होती है तो इनको अप्रोच कर सकते हैं। 2013 में पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक बिल पास हुआ जिसका नाम था लोकपाल बिल, और इसमें क्या हुआ कि इस बिल के अंदर ये भी प्रावधान था कि आप किसी को भी, ये जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं तो इसमें से जो लोकपाल है वो किसी को भी अकाउंटेबल बना सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, केवल लॉ में है ये ऐसा। ठीक है, उसके बाद से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी लोकायुक्त बिल आया था ना, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 में ही आ गया था, फ्रेम कर दिया गया था, 2013 में ये पास हुआ है। उसके कुछ फीचर इस हिसाब से थे कि जो भी लोकपाल या लोकायुक्त को सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी। उसके जो भी मेंबर्स होते हैं जैसे कि उसमें कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है। सबसे बड़ा मुद्दा इसी पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इनके अलावा लोकसभा का अपोजिशन जो है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लोकसभा से होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या तो चीफ जस्टिस मतलब सीजेआई हो या तो जो भी सीजेआई ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर दिया हो, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट प्रेसिडेंट की नज़र में। तो इतने लोग मिलकर सेलेक्ट करते हैं किसी भी लोकपाल या लोकायुक्त को। प्रॉब्लम ये लीडर ऑफ अपोजिशन में कि जब 2013 में इसको पास किया गया, 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई 2014 में, और ऑपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसके पास लोकसभा में एटलीस्ट 10% सीट्स होनी चाहिए, तभी वो ऑपोजिशन की तरीके से काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई पार्टी है ही नहीं जो कि एनडीए के अलावा अपोजिशन में किसी के पास भी 10% सीट हो। तो अभी इसको बात चल रही है कि चेंज कर दिया जाए और देखा जाए कि जो भी एनडीए के मतलब जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके अलावा जितने भी मतलब पार्लियामेंट में जो भी लोकसभा में मान लो जितने भी पार्टीज़ होंगी
उनमें जो सबसे मैक्सिमम सीट जिनके भी पास होगी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे लिया जा सकता है। मतलब उस पार्टी का कोई भी लीडर होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अभी इन सब की बात चल रही है, लेकिन आप समझ रहे हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके खुद पे कार्रवाई चलने लगेगी। तो वो क्यों ही चाहेंगे कि क्योंकि सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करप्शन में इन्वॉल्व हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द लोग तो ऐसे हैं ही हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कंसेंसस बन नहीं पाता है कि सब लोग यूनानिमसली इस बिल को मान जाएं और सब कुछ कर दें। क्योंकि बाकी जैसे देखो सीवीसी वगैरह है, तो सीवीसी में भी यही प्रावधान था कि लीडर ऑफ अपोजिशन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर तो ये लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि चलो लीडर ऑफ अपोजिशन के ना चलते हुए अगर जो भी मैक्सिमम पार्टी का अपोजिशन जिसके पास भी सीट है, मेजोरिटी जो भी रूल कर रहा है, उसके अलावा जितनी पार्टीज बचती हैं लोकसभा में, उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा सीट लिए हुए बैठा है, वो भले 5% हो 6% हो, उससे नहीं मैटर है। अगर उसके पास सबसे ज़्यादा सीट है मतलब रूलिंग पार्टी के अलावा, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन वहीं से उसको अपॉइंट कर दो। सीवीसी के मेंबर्स जो है वो तो अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन अभी लोकपाल और लोकायुक्त जैसा कोई भी बात अभी तक चल नहीं पाया है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके चलते हम लोग इसमें क्या कहते हैं, मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन या हम लोग एग्जीक्यूशन पे रोक लगा सकते हैं या हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसका नाम है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग क्या होती है कि जो भी एक ऐसा प्रोसेस है सोशल ऑडिटिंग जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, जो कि पब्लिक एजेंसीज द्वारा इंप्लीमेंट किए गए होते हैं या फिर कुछ इनिशिएटिव्स उनके द्वारा लिए गए होते हैं। तो उनको क्या होता है कि आप लोगों के तक जाओ और वहाँ से शेयर करो, पूछो उनसे कि भाई इतनी इतनी बातें। एक देखो प्रोसेस ऐसा होता है कि एक ऑफिसर सोशल ऑडिटिंग का जाता है एक गांव में, मान लो गया, वहाँ पे गांव में ये बात थी कि एक पॉन्ड बनाना है और इसमें खूब सारा पानी वानी भर देना है जिससे इरिगेशन फैसिलिटी उस गांव की अच्छी हो जाए। तो कुछ उसके नियम कानून थे कि इतना डायमेंशन होना चाहिए इसका, इतना रेडियस होना चाहिए, और प्लस इसमें कॉन्टीन्यूसली इतना फंडिंग हमें हर बार आएगा, या फिर इसके अलावा इससे जो भी पानी का कनेक्शन था लोगों के पीने के लिए भी घर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, या फिर हैंडपम्प का जो वो होता है एक, उसका भी प्रावधान इसके साथ ही साथ किया गया था। तो ये सारी बातें इसमें थी। तो अभी ऑफिसर सबसे पहले जाके कुछ 2-3 लोग को जो भी गांव में पढ़े लिखे होंगे, मुखिया लोग होंगे, उनको पढ़ाएगा कि देखो इस स्कीम के अंतर्गत ये बातें आनी चाहिए, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको इम्प्लीमेंट कराना। तो ठीक है, अब पूरा प्लान वन कंप्लीट हो गया। फिर से सोशल ऑडिटिंग ऑफिसर आएगा, अब वो पूछेगा सबको बुला के, जो भी ग्राम सभा होते हैं ना ये पीआरआईज में, तो इसमें से जो भी ग्राम सभा बनते हैं उन सबको बुलाएगा और वो पूछेगा कि देखो अभी इसमें सबसे पहले इतना भाई इतने का एक पॉइंट बनना था, बना है क्या? तो लोग बताएंगे कि हाँ बना है, कुछ बताएंगे नहीं बना है। सबके घर में पानी कनेक्शन पहुँचना था, पहुँचा है क्या? तो जिनके पास नहीं होगा वो बताएंगे अभी नहीं पहुँचा है। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होता है ना, सोशल ऑडिटिंग में सब कुछ पता चल जाता है। तो कोई भी गलत तरीके से इसको इन्वॉल्व कर नहीं सकता। हालांकि इसमें भी करप्शन होता है कि जो भी ऑफिसर है वो हाईली प्रॉबिलिटी वाला होना चाहिए कि वो कहीं से भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, नहीं तो फिर तो सोशल ऑडिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। बात करते हैं अपने फाइनल 2 टॉपिक्स पे। पहला ई गवर्नमेंट की बात है। ई गवर्नमेंट कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है ई गवर्नमेंट ई गवर्नेंस, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक्स है। ई गवर्नमेंट देखो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब ई गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि ई गवर्नमेंट में ऐसे गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूज़ करके, उनके एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपने गवर्नमेंट वाली चीज़ों को ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जितने भी पर्सन्स आते हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हो गई, मतलब ये जो भी गवर्नमेंट को इनकम पास करता है, वो कैसे इन आईसीटीज़ का यूज़ करके अपने पूरे के पूरे कंट्री में एफिशिएंट और एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस ला सकता है। ठीक है, और मेनली एम क्या होता है इसका कि ये गवर्नमेंट और सिटीज़न, या तो गवर्नमेंट और बिजनेस एंटरप्राइज, या तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इनके इंटरेक्शंस को ज़्यादा फ्रेंडली बना दे, कन्वीनियंट बना दे, ट्रांसपेरेंट बना दे और कॉस्ट इफेक्टिव बना दे। ठीक है, बात करें अगर ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस जो होता है उसका क्या मतलब है, ये भी आईसीटी का एक एप्लीकेशन है जो कि प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग पे काम करता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर प्रोसेस की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी गवर्नमेंट है उसकी एजेंसीज़ को रिफॉर्म करने की बात हुई थी। और यहाँ पर किसकी बात की गई, ऐसे ई गवर्नेंस में जो कि गवर्नमेंट जिन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। मतलब आप ये समझो कि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट गवर्नेंस मेंटेन करने का काम करता है। ई गवर्नेंस क्या है कि उस गवर्नेंस के प्रोसेस में, उस गवर्नमेंट
उस गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो गवर्नेंस हम अच्छा बनाना चाहते हैं उसमें आईसीटी का यूज़ करके हम जो भी फीचर्स या फैसिलिटीज़ सर्विसेज जो भी पब्लिक जनता को हम देना चाहते हैं उसको हम लोग ज़्यादा सिंपल बना दें, अकाउंटेबल बना दें, स्पीडी बना दें, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट बना दें। तो ये होगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक ऐसी जर्नी है जो कि पासिव इन्फॉर्मेशन, जो अभी तक लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वहाँ से एक्टिव सिटीजन इन्वॉल्वमेंट तक पहुँचा दे, कि अभी सभी लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके पीछे पूरा आईसीटी बेस्ड हो। दूसरा, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करो, सिटीजन्स को उनकी बातें सुनो और सुनने के बाद उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करो, उनको कंसल्ट करो, और साथ ही साथ सिटीजन्स को हमेशा इंगेज करो, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो। तो इस तरीके से ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही लेक्चर था आखिरी, और आशा करता हूँ कि पूरा एथिक्स का सीरीज़ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे केस स्टडीज़ मैं रेगुलर तरीके से देता हूँ, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो लिख सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मेरा एक मेल आईडी है shivam1302@gmail.com। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो shivam1302@gmail.com पे आप मुझे लिख सकते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो ये था बिल्कुल एंड इस पूरे लेक्चर का। और कोई भी डाउट होती है तो आप ऑब्वियसली इस पर हमेशा मुझसे बात कर सकते हो, ये हमेशा ऑन रहेगा। कोई भी मैसेज आते हैं तो मैं इस पर कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी रिप्लाई हो पाए मैं दे दूँ। और भी आपके मन में कोई भी डाउट्स होते हैं और भी कोई सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की इच्छा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं मुझे। ठीक है, तो फिर ऐसे और भी लेसन्स मैं लेके आऊँगा। तो चलिए, अब के लिए यही है, अलविदा कहने का समय आ गया है एथिक्स के लिए। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे, कोई इशू नहीं है। और इवन 15 लेक्चर्स में से कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। बस जब भी आप लिखें तो मुझे शिवम यस टैग करके लिखें, ताकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि किसी ने मुझे रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं ना, उन सबको एक्सेस कर पाना मुश्किल होता है। तो मुझे आप टैग करके अगर कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे सबसे पहले रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, एथिक्स के लिए बस इतना ही था। और भी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने उसके लिए बता देना। तो एथिक्स के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। बहुत पेशेंस से आपने इस पूरे लेक्चर्स को देखा है, सपोर्ट किया है, और आपके इसी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट गाइज। हैव ए नाइस डे।